तो जो डिफरेंट फिलोसफर्स हैं तो उन्होंने डिफरेंट जो है वो थीमेटिक एनालिसिस की टेक्निक्स बताई है। जैसे ये आप लोगों ने मेथोडोलॉजी के अंदर हो सकता है, जो मैंने मेथोडोलॉजी शेयर की उसके अंदर ब्रेनमैन का नाम बहुत कॉमन सुना होगा आपने। ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च के जो एनालिसिस है उसके हवाले से एक्सपर्ट समझे जाते हैं। तो ये थीमेटिक एनालिसिस को कहते हैं कि वो एग्जामिन द डाटा टू एक्सट्रैक्ट फोर थीम्स दैट कुड बी डिस्टिंग्विश्ड बोथ बिटवीन एंड विद इन ट्रांसक्रिप्ट्स। द डाटा आर बीइंग मैनेज्ड, यानी पहले आपके पास इंटरव्यूज हैं, आपके पास जो है वो ऑडियोज या वीडियोज हैं, तो आपने उसकी ट्रांसक्रिप्शन बनाई। द ट्रांसक्रिप्ट्स आर बीइंग मेड मोर मैनेजेबल, यानी लुकिंग फॉर मीनिंग, उनमें से आपने कोड जनरेट कर ली स्पेसिफिक। नाउ मेकिंग सेंस ऑफ द डाटा थ्रू कोडिंग द ट्रांसक्रिप्ट, आप उसको जो है वो हम थीम की तरफ लेके जा रहे हैं कि हमने मल्टीपल कोड्स जनरेट कर लिए और अब उसको टू लिंक द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ द डाटा रिसर्च क्वेश्चंस, जो कि हमने कहा कि पहले से हमने उसको डिजाइन कर दिया कि मेरा ये रिसर्च क्वेश्चन है तो मेरा ये कोड जाएगा इसी रिसर्च क्वेश्चन के साथ रिलेट कर रहा है। लेकिन जो क्लार्क और उसका है ब्राउन और क्लार्क का जो मेथड है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। ये 4 स्टेप्स के ऊपर है और वो 6 स्टेप्स के ऊपर। उसके अंदर दो इजाफी चीजें ये है कि उसके अंदर आपको फेमिलियरिटी के लिए जो है वो पहले ट्रांसक्रिप्शन पढ़नी पड़ती है, यानी 1-2 दफा, यानी जितना रेपिटेटिवली उसे आप पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपको पता चलेगा कि किस जगह पर क्या स्पेसिफिक बात की कि जो मोस्ट रेलेवेंट है, और फिर आप कोड की तरफ जाते हैं। इसी तरह देखिए ये है ब्राउन और क्लार्क का थीमेटिक एनालिसिस। दिस इज स्टेप बाय स्टेप गाइड। ये 2006 के अंदर जो ये आइडिया या ये जो प्रोसेस है थीमेटिक एनालिसिस का ब्राउन एंड क्लार्क ने दिया है, इसका पहला स्टेप है दैट इज फेमिलियराइजिंग योरसेल्फ विद द डाटा, यानी ट्रांसक्रिप्शन से फेमिलियराइज करें। क्योंकि एक वक्त होता है ना कि आपने जब आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उस वक्त आप प्रूविंग क्वेश्चन के अंदर या आपके अटेंशन हो सकता है कहीं और हो, फिर उसके बाद आपने वो पूरी ऑडियो या वीडियो सुनी, उसके बाद आपने ट्रांसक्राइब किया, लेकिन आपने उसको अगर इंग्रास करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको रेपिटेटिवली इसको सुनना पड़ेगा, तब भी आपकी जो है वो क्वेश्चन से रिलेटेड के किस क्वेश्चन का आंसर क्या है, किस कौन सा क्वेश्चन ऐसा है या रिस्पॉन्स जो मेरे रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च इश्यू को जो है वो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको एड्रेस कर रहा है। It's vital that you engross yourself in the data to the extent that you are familiar with the depth and breadth of the content. Immersion usually involves repeated reading of the data and reading the data in an active way, searching for meanings, pattern and so on. मतलब ये कि आप अपने हद तक या अपने तक ये समझते हैं कि अच्छा ये ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है इन्वायरमेंटल के साथ। लेकिन ये कब होगा जब आप इसको, लेकिन एक आपका जो दूसरा जैसे इंटरव्यू प्रोटोकॉल के अंदर भी मैंने आपको शो करवाया कि जो 6 क्वेश्चन है दैट इज व्हिच इज रिलेटेड टू द सोशल एस्पेक्ट को या एक्टिविटीज को वो कवर कर रहा है। अब सोशल एस्पेक्ट या उसके अंदर अगर ग्रीन टेक्नोलॉजी आता है तो ये मतलब है कि इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये कब पता चलेगा जब आपको इस ट्रांसक्रिप्शन से फेमिलियराइजेशन हो जाएगी कि अब मैं पहला वाला जो ट्रांसक्रिप्शन थी वो 5th क्वेश्चन जो था मेरा इंटरव्यू प्रोटोकॉल का उस तक की जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी वो रिलेट कर रही थी किसके साथ, इन्वायरमेंटल के साथ। लेकिन अब यहाँ से जो शुरू हुआ वो तो सोशल का मैंने क्वेश्चन पूछा था, जब सोशल का क्वेश्चन पूछा था तो वहां पे अगर ग्रीन टेक्नोलॉजी आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये इसका हिस्सा नहीं है, ये कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करने के लिए जो है वो जस्टिफाई करने के लिए अपने उसको जो है आर्गुमेंट को, तो वहां पे शायद उसने कहीं यूज किया होगा, लेकिन दैट इज नॉट रेलेवेंट। It is ideal to read through the entire data set at least once before you begin your coding, as your ideas, the identification process will be shaped। हाँ, तो जब आप पढ़ते जाते हैं तो यकीनन आप उसकी जो है उससे वाकिफ होते जाते हैं कि कौन सी चीज ऐसी है जो मेरे रिसर्च क्वेश्चंस को या मेरे रिसर्च इश्यूज को जो है वो एड्रेस कर रही है। If you are working with verbal data, which such as interviews, television programs, or political speakers, the data will need to be transcribed into written form in order to conduct a thematic analysis। तो आपको अगर थीमेटिक एनालिसिस करना है ब्राउन एंड क्लार्क का तो यकीनन आपको पहले ट्रांसक्रिप्शन करनी है उससे, और फिर ट्रांसक्रिप्शन को आपको रीड भी करना है। जनरेटिंग द इनिशियल कोड्स, codes identify feature of the data in a semantic content or latent that appears interestingly to the
analyst and refer to the two basic segment or element. क्या आप अभी मैंने बताया था ना कि बिल्कुल आपको समझ आता है कि ये रिलेट कर रहा है, तो फिर आपने उसको हाईलाइट कर दिया, उसको कलर दे दिया है, उसको जो है वो आपने इनसर्कल कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया उसको। लेकिन अभी भी आपको 100% उसके साथ श्योरिटी नहीं है कि पता नहीं कि ये ना भी हो, इसके साथ लिंक ना कर रहा हो। दिस इज नोन एज इनिशियल कोडिंग। इसको हम फाइनलाइज अभी नहीं कर रहे, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से रिलेट कर रहा है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये सोशल से रिलेट कर रहा है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये गवर्नेंस से रिलेट कर रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। अभी फिर दोबारा प्रोसेस होगा तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि ये एक्चुअल में किसके साथ रिलेट कर रहा है। However, your coded data differs from the units of analysis themes which are often broader. और ये जरूरी नहीं है कि जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस या रिसर्च इश्यूज जो आपने बना रखे हैं, जरूरी नहीं है कि हर कोड उसी के साथ उसी तरीके से रिलेट कर रहा हो। Your coded data differs from the unit of analysis. जो themes, जो environmental, जो social और governance के themes आपने पहले से बना रखे हैं अगर थ्योरी रिफाइनमेंट के केस के अंदर, तो फिर जरूरी नहीं है कि आपने जो भी आप ट्रांसक्रिप्शन से कोड जनरेट किए हैं, जरूरी है कि वो इसी ब्रॉडर थीम के अंदर आ रहे हैं। वो कहीं इससे बियॉन्ड भी होंगे, अगर बियॉन्ड होंगे तो वो फिर थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन या नई डायमेंशंस होंगी। तो ये नहीं होना कि आप कहें कि नहीं मेरे थीम से रिलेट कर रहा है तो फिर इसको मैं कंसीडर करूं, इसे इनसर्कल करूं, इसे कोड बनाऊं, इसको थीम में की शक्ल दूं, लेकिन अगर रिलेट नहीं करा तो फिर वैसे इग्नोर कर दूं। तो डिफरेंट हो सकता है, जिसे बाद में ये वेरिफिकेशन उससे पता चलेगा कि एक्चुअल में जो लॉजिक दी गई है उस कोड के या उस स्पेसिफिक थीम के हवाले से बात की गई, वो कहीं ना कहीं ईएसडी से रिलेट कर रहा था, लेकिन मेरे रिसर्च क्वेश्चन जो है अपीयरेंटली मुझे उससे लिंक नहीं नजर आ रहा था इसका, मैं उसको इग्नोर भी नहीं कर सकता। तो जरूरी नहीं है कि जो आपने ब्रॉडर पिक्चर बनाई हुई थी उसी के अंदर वो फॉल करे, सेम मीनिंग के अंदर, सिनोनिमस के अंदर, तो वो जरूरी नहीं है। तो सर अगर उसको जब आप मेंशन करते हैं तो आया उसको अलग से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये उसे रिलेट तो नहीं कर रहा, लेकिन हम इसको हाँ एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि हमने कहा कि वो टेक्नोलॉजी ग्रीन टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका जैसे सपोज करते हैं हमारे पास ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है वो हमने कहा कि एनवायरमेंटल के साथ लिंक कर रहा है, लेकिन हमारे पास एक और इसी तरीके से इसी से रिलेटेड जो है वो कोई और जो है वो कहें वर्ड कहें या फ्रेज कहें वो आपके सामने आ जाती है, जो कि आपको अपीरेंटली नजर नहीं आ रहा कि ये एनवायरमेंटल से रिलेटेड है, लेकिन जब आप उसकी डिटेल में जाएंगे या उसकी प्रूविंग क्वेश्चन के अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये एनवायरमेंटल से रिलेट शायद कर रहा है। आपने उसको इग्नोर नहीं किया, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया एक सर्कल, लेकिन आप उसको ग्रीन टेक्नोलॉजी का नंबर 1 नहीं दिया, उसको नंबर 2 दे दिया आपने, एक और थीम यानी सेपरेट थीम का कंसीडर कर लिया। पता चला कि वो बाद में कि ये वाकई एनवायरमेंट से रिलेट तो कर रहा है, लेकिन ग्रीन टेक्नोलॉजी वाली डायमेंशन नहीं है। और अगर पहले लिस्टिंग की हुई है रिफाइनमेंट के केस के अंदर तो पता चला ग्रीन टेक्नोलॉजी तो था, लेकिन ये जो नए फैक्टर्स को मैंने कोड दिया है ये बिल्कुल यूनिक है, ये पहले मेरी किसी 200 की लिस्ट में भी नहीं है। तो दिस वुड बी एक्चुअल में थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन। तो इसीलिए हम कहते हैं कि उसको इग्नोर इस वजह से नहीं कर सकते कि क्योंकि मेरे मेजर थीम के शेडो के अंदर नहीं आ रहा। मुझे हम कह रहे थे कि समटाइम ऐसा होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप इग्नोर कर जाते हैं और कभी कुछ कहते हैं कि ये हमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर उसको भी आप छोड़ देते हैं, बाद में पता चलता है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, नई डायमेंशन से हमने उसे समझा कि ये तो रिलेट ही नहीं कर, इसे मैं इसे इग्नोर कर दिया, जबकि वही आपकी स्टडी की नोवेलिटी को जो है वो प्रूव करेगी। फेज 3 है सर्चिंग फॉर थीम, दिस फेज व्हिच रीफोकसेस द एनालिसिस। अब ये जो सर्चिंग फॉर थीम है ये कहां से करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन से करेंगे क्या? पहले हमने जरा देखिए इनिशियल कोड जनरेट किए, इनिशियल कोड सेकंड स्टेप है, पहले फैमिलियराइजेशन ऑफ डाटा था, ट्रांसक्रिप्शन था, उसके बाद आपने इनिशियली कोड जनरेट कर लिया अपनी सोच समझ करके, ठीक है। अब बात जब करेंगे तो अब इसके बाद आता है कि थीम आपने क्या करने हैं, सर्च करने हैं। तो थीम सर्च आप ट्रांसक्रिप्शन से करेंगे या कोड से करेंगे? कोड से करेंगे।
इनिशियल डाटा गैदरिंग आपने कर ली है, एक्सट्रैक्शन जो थी आपकी, जो आपको इंपॉर्टेंट लगते थे वो भी आपने कर लिए, जो आपको लगते थे रेलेवेंट इररिलेवेंट जितने भी थे आपने उनको हाईलाइट करके सबमिट कर लिए। अब उन्हीं में से आपको क्या करना है, अब थीम उसी में से निकालना है। सो दिस पेज which refocuses the analysis at the broader level of themes rather than codes involves sorting the different codes, not the transcription। उसे ये नहीं कहा कि उस पूरे जो है वो आप पूरी फाइल को दोबारा देखें, बल्कि जो आपने हाईलाइट कर रखे हैं, जो आपने जो है वो इनसर्कल कर रखे थे कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तो अब उन्हीं में से आपने थीम जनरेट करना है, उनको थोड़ा बड़ी पिक्चर इन्हें से मीनिंगफुल बनाना है आपने। सर वो जैसे आपने एग्जांपल दी थी वो सस्टेनेबली एनवायरमेंटल हाँ, वो जो मैंने आपको एनर्जी second cycle रिसाइकलिंग वाले- मटेरियल जी सेकंड साइकिल ऑफ कोडिंग जो बताया। सर उसमें आपने हेडिंग दे दी ना, दिस इज काइंड ऑफ अ हेडिंग। हाँ हाँ, मैंने हेडिंग दे दी, बिल्कुल एक स्पेसिफिक जो है वो एक वर्ड था, एक छोटा सा फ्रेज था जो कि बहुत ज्यादा समय नहीं कि ब्रॉडर पिक्चर हमें नजर उसमें नहीं आती थी। Yes. अब इसके अंदर जो है वो हमने उसे कहीं ना कहीं किसी शैडो के अंदर जो है उसे डाल दिया है और उस शैडो को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया। So the different codes into potential themes and collecting all the relevant coded data extract within the identified theme. Identified themes कि अब आपने उनको खुद से नाम देना है कि अब इसके लिए कौन सा एप्रोप्रिएट नाम दिया जा सकता है इन 3-4 को इकट्ठा करके। अब देखें, एक बात होती है कि मैं स्किलफुल नहीं हूं, मैं कैपेबल टू डू नहीं हूं, ऐसे ही है ना, या कभी मैंने इसको पढ़ा नहीं है। ये सारी चीजें मोर और लेस एक ही चीज को ही बता रही है कि मेरी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, ना स्किल है, ना नॉलेज है, ना इससे वाकफियत है। इसका मतलब है कि मैं कोई उसे आप फिर एक थीम दे दूंगा जिसमें ये तीनों चीजें ड्रॉप कर दूंगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब कोड होंगे तो वो बहुत ज्यादा तादाद में होंगे और आप फिर हम उसे थीम के कंटेनर में डाल देंगे और थीम जो है वो मेजर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी उन सब। जो उसे डिटेल में पढ़ना चाहेगा तो उसके पास वो पूरी की पूरी, जिस तरीके से मैंने आपको वो पिक्चर दिखाई थी स्नोबॉल की, स्नोबॉल के अंदर जो पहला रेफरल है उसके बाद 2 रेफरल निकलते हैं, वो 2 रेफरल जो है वो एक्चुअल में क्या है, कोड्स हैं, और उसके ऊपर सर के ऊपर एक बैठा हुआ है जो थीम एक्चुअल में उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। रिव्यूइंग द थीम्स, अब ये देखना है कि जो मैंने थीम बनाए हैं वो रियली मेरे रिसर्च क्वेश्चंस को या मेरे उस टॉपिक को, ये मेरे हाउ एंड व्हाई के आंसर दे रहे हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ड्यूरिंग दिस फेज इट विल बिकम एविडेंट दैट सम candidate themes are not really themes if there are not enough data to support them, or the data are too diverse while others might collapse into each other। अब उनमें कुछ ये होता है कि sometime हम उनको कह रहे थे कि ये डिफरेंट थीम है और ये डिफरेंट थीम है, और बाद में पता चलता है कि नहीं ये मोर और लेस सेम है, तो फिर हम उन थीम्स को भी आपस में क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। मुझे इसके जम कहें कि हमने बहुत सारे फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए, बहुत सारे थीम्स बनाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर दोनों के मीनिंग सेम है, जैसे मतलब है कि आपने थीम डिफरेंट तो कर दिया है लेकिन एक्चुअल में एक ही कॉन्टेक्स्ट और एक ही चीज आपने आइडेंटिफाई की है। तो पहले ये था ना कि मल्टीपल कोर्स का एक थीम बनाया, क्यों? क्योंकि उनका कॉन्टेक्स्ट या मीनिंग सेम था, तभी उन्हें मैं एक कंटेनर के अंदर डाला। फिर उसके बाद हमने कहा कि सम टाइम ऐसे भी होता है कि हमने चूंकि बहुत सारे थीम्स बन गए, जैसे हमने कहा कि 200 कोड्स आपने जनरेट किए, जबकि अगर 10 इंटरव्यूज का डाटा हो और 1 घंटे की जो है वो इंटरव्यू हो, तो ये थाउजेंड्स में कोड्स बनते हैं। उसमें से थीम्स कितने बनेंगे, हंड्रेड्स में या डजन्स में बनेंगे, और फिर उन डजन्स में से आपने क्या करना है, फिर देखना है कि क्या कहीं ये एक दूसरे को ओवरलैप तो नहीं कर रहे। अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो फिर आप उनको क्या कर दें, उनको एक ही कंटेनर में डाल दें जो सिमिलर है। तो ये इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को हो रही है, क्योंकि मैं जो आपको कह रहा था कि साथ साथ ही इंटरव्यू कंडक्ट करो, डाटा है, ट्रांसक्रिप्शन, और साथ में ये प्रोसेस होता है। While others might collapse into each other, ये तो क्या लिखा हुआ था,
Two, sir. Two apparently separate themes might from one theme. Other themes might need to be broken down into separate themes. और ये भी हो सकता है कि आपने एक थीम के अंदर बहुत सारे कोड्स डाल दिए एक थीम के कंटेनर में, लेकिन पता चला कि उसके अंदर जो कोड्स डाले हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है, वो उस एक कंटेनर के अंदर नहीं आने वाले थे, तो फिर आपको वहां से निकालने होंगे। तो इसीलिए इसे क्या गया कि आपने क्या करना है, रिव्यूइंग करनी है कि अब ये एप्रोप्रिएट लोकेट कर दिया या नहीं कर दिया आपने। डिफाइनिंग एंड नेमिंग द थीम्स, अब आप उनको जो है वो एक सही जो है वो मीनिंगफुल जो है वो उसको नाम दें, जो जो कैची नाम हो, जो आपके उस टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो है वो मैच कर रहा हो। At this point, then define and further refine the themes that you will present for your analysis and analyze the data within them. By define and refine, we mean identify the essence of what each theme is about. And determine what aspect of the data each theme captures. It is not to try and get a theme to do. Okay, तो आप पढ़ ले, मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे एक्सप्लेन करने वाली है। क्योंकि जब हम इसको कंक्लूड करेंगे, लेट्स से हम लिखेंगे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, गवर्नेंस के फैक्टर्स हैं, तो क्या वो जो गवर्नेंस के फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो उनको जो आपने उनको नाम दिया है उन फैक्टर्स को, क्योंकि ये तो एक बड़ी कैटेगरी है, ये जो हमारे रिसर्च क्वेश्चन का हिस्सा है इन्वायरमेंटल। लेकिन अगर हम ये कहें कि उसके अंदर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, उसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूजेज हो रहा है, ये क्या है, ये उसके डायमेंशंस हैं या फैक्टर्स हैं। अब उनको नाम क्या देना है, एप्रोप्रिएट, जिससे वो रिप्रेजेंटेशन या रिफ्लेक्शन किसकी है, इन्वायरमेंटल की है। अगर सोशल का है तो सोशल की रिफ्लेक्शन भी है, अगर गवर्नेंस का है तो उसमें गवर्नेंस की रिफ्लेक्शन भी आए, और वो मीनिंग ऐसे होनी चाहिए कि वो स्पेसिफिकली ऐसे वर्ड हो जो स्पेसिफिकली उसके अंदर डबल मीनिंग ना हो, जिससे पढ़ने वाले को फौरन पता चले कि एक्चुअल में ये गवर्नेंस का फैक्टर है, ये सोशल का फैक्टर है, ये वाकई एनवायरमेंटल का फैक्टर है और उसी को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज नोन एज नेमिंग एंड डिफाइनिंग द थीम्स। देखिए वो जो मैंने आपको बताया था कि इन आप लोगों ने अभी क्वालिटेटिव के आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, तो उसके अंदर जो वो कोटेशंस डालते हैं एग्जैक्टली वो कोटेशन इसलिए जस्टिफिकेशन डाली जाती है कि जो मैंने रिफाइन किया है थीम को, उसका मीनिंग क्या है और इसका मतलब क्या है, जो मेरे इंटरव्यू ने मुझे बताया है, उसने से क्या मीनिंग दिया है। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से 10 लोगों की कोटेशंस थी, तो हम स्पेसिफिकली वही कोटेशन कोशिश करते हैं, उठाते हैं जो हमने थीम अब आइडेंटिटी को डिफाइन कर दिया है, उसको नेम दे दिया है, तो वो उसी के साथ लिंक करते हैं, या कम से कम उस सेंटेंस के अंदर या एक दो सेंटेंस के अंदर वो वर्ड एग्जैक्टली आ भी रहा हो। यानी रिप्रेजेंटेशन भी, यानी मैं एहतशाम ने इंटरव्यू दिया तो एहतशाम ने जो बात की उस पर्टिकुलर ग्रीन टेक्नोलॉजी का वर्ड यूज किया है, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी के साथ बेशक मैं कोई और चीज लगा लूं, लेकिन इनकी उस थीम के साथ अगर मैंने उसे ग्रीन टेक्नोलॉजी कहा और इन्होंने सिर्फ ग्रीन का हुआ है और साथ में बाद में कोई बात करने के बाद फिर टेक्नोलॉजी का वर्ड भी इन्होंने यूज किया, तो मैं एटलीस्ट वो हाईलाइट कर सकता हूं और इनकी कोटेशन डालता हूं, जिससे ये पता चलता है कि ये ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी। जो मैंने थीम निकाला इसका मतलब है कि वो जस्टिफाइड है कि इन्होंने बात ही यही की। तो रीडर को या रिव्यूअर को ये पता चलता है कि ये थीम ऐसे भी तो हो सकता है आमतौर के ऊपर कि मैं कोई इंटरव्यू ना करूं, मैं कोई इंटरव्यू ना करूं और मैं खुद से जो है वो थीम्स अज्यूम कर लूं लिटरेचर पढ़ के, तो कर तो सकता हूं कि नहीं कर सकता, मैं लिटरेचर पढ़ के थीम्स जनरेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। तो वो जो पहले मैंने कहा है, जो दूसरी स्टडी है थ्योरी रिफाइनमेंट वाली, तो उसके अंदर तो यही है कि आपने पहले 200 की लिस्ट बना ली है, 100 वेरिएबल्स की लिस्ट बना ली है, तो मेरे पास तो पहले मौजूद है वेरिएबल्स, तो अब मेरे लिए थीम बनाना कोई डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन उसको जस्टिफाई कैसे करूंगा। इसका मतलब है कि मैंने स्पेसिफिकली इन्हीं की वही रिकॉर्डिंग, और थीसिस के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई आपसे कहे कि अच्छा जी फलां जो है वो वीडियो चलाए, वहाँ ऑडियो चलाए, तो उससे ये पता चलता है कि वाकई में ये जो बातें हो रही है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं इसके साथ लिंक करती हैं।
Okay, so defining it, naming and then producing the report. This is the final step. आपने इसको रिपोर्ट कर देना है अपनी फाइंडिंग्स को कि ये थीम है और ये जस्टिफिकेशन है, इन्हीं लोगों ने ये बात की है, वो पूरे शो के नीचे हमने सपोर्टिव डाल दिए, एविडेंस जो है वो हमने साथ ही लगा दिए, लिस्ट भी बनाई है, फ्रीक्वेंसी भी इसकी हम जनरेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये कि इतने लोगों ने जो है वो बार्स में सर, बार्स में टेबल टेबल ये नहीं बना देते। ये मेरे पास 4 इंटरव्यूज हैं, ओके। इनकी मैंने ESG के हवाले से जो है वो इनसे इंटरव्यूज कंडक्ट कर रखे हैं। और पहला जो इंटरव्यू है, अच्छा, एक इनकी ट्रांसक्रिप्शन से मैंने थीम्स आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है। और जो मैंने थीम्स आइडेंटिफाई किए हैं उसमें एक थीम है सस्टेनेबिलिटी, ओके। और सस्टेनेबिलिटी के नीचे ये क्या है, ये कोड्स हैं जिनसे मैंने सस्टेनेबिलिटी जो है वो थीम निकाला है। लेकिन ये कोड्स आए कहां से हैं, देखना जरा। जो पहले वाला कोड है इसको दूसरे वाले और तीसरे वाले ने इसके बारे में बात की है, लेकिन इन दो लोगों ने कोई बात नहीं की, ठीक है। जो दूसरे वाला है उसका दूसरे ने और पहले ने बात की है और तीसरे ने भी की है, चौथे ने कोई बात नहीं की इसके बारे में। जो तीसरे वाला है पहले वाले ने भी बात की है, चौथे वाले ने बात की है, इन दोनों ने बात नहीं की। जो इसके अंदर चौथा कोड है उसके हवाले से किसने बात की है, पहले ने बात की है, चौथे ने बात की है, तीसरे ने भी की है, लेकिन दूसरे ने कोई बात नहीं की। अब हम इसकी क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। जब फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि एक्चुअल में ये कोड कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें, ये बहुत थोड़े से नंबर मैंने लिए हैं, तो इसमें अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन से दो ऐसे वेरिएबल्स हैं, दो कोड्स हैं इनमें से नंबर वाइज, जो यहाँ पे आपको लगते हैं कि वो वाकई इंपॉर्टेंट है। 4 कोड है ना, इन चारों कोड्स को बेस्ड ऑन दीज 4 इंटरव्यूज कौन से 2 कोड ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, 2 और 4। कैसे पता चला, 3 क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि ये जो बाकी 2 हैं, ये वाला और ये वाला, क्या हम इनको इग्नोर कर दें, इनको इग्नोर कर दें, सॉरी इस वाला और इस वाला, तीसरे वाला, पहला और तीसरा, क्या इन कोड्स को हम इग्नोर कर दें क्या? सर आपने कहा था इग्नोर नहीं कर सकते। और हम ये टेबल में मेंशन करते हैं, अगर किसी ने पढ़ना हो तो पहले हम क्या करते हैं, पहले उसे ये टेबल देते हैं इनिशियल कोडिंग वाला, उसके बाद फिर थीम्स के साथ उसे टेबल जनरेट करते हैं, और फिर बाद में ये और कंप्रिहेंसिव हो जाता है, फिर तीसरे टेबल में ये नहीं डालते।
फिर हम किस में जाते हैं, फिर बताते हैं कि ये भी एक डायमेंशन आई है या एस्पेक्ट आया या थीम आया, दूसरा थीम ये है, तीसरा टोटल मैंने 15 थीम्स आइडेंटिफाई किए। और फिर हर एक थीम्स को मैं लिखूंगा और बताऊंगा कि किसने इसके बारे में कहा है। तो फिर लेट्स से इस थीम के अंदर मैंने कहा कि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थे और इनको मैंने इनकॉर्पोरेट किया, तो मैंने इसका और इसका जो है इन दो लोगों की साथ में कोटेशन भी डाल दें ताकि ये पता चले कि जो अदरवाइज तो जो है वो उसने जो ग्रेजुअली उसको देख रहा है कि कोड्स जो बने हैं, फिर कोड्स से थीम कैसे बनाए हैं। अब थीम्स को जस्टिफाई करने के लिए ये कोटेशन भी साथ दे रहा है कि एक्चुअल में किसने ये बात की। अब ये दो कोड्स, एक होते हैं जो हम कहते हैं कोडिंग करना, इंटरव्यूई की कोडिंग करना, वो एनालिटिक के लिए जो लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो भी मैंने नाम लिखे हैं I01 I02 these are ये भी तो कोड ही है ना। इंटरव्यू की जो है मैंने उनको उनके नाम नहीं लिखे बल्कि उनको एक स्पेसिफिक जो है मैंने आइडेंटिटी जो है वो असाइन की है। लेकिन जो एनालिसिस के कोड्स हैं वो सारे के सारे एक्चुअल में ये वाला प्रोसेस है। जी यहाँ तक क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप तो काफी पहले से थक जाते हैं, जॉब भी करके आते हैं। मैं भी थक गया। सर हमें लगता है टीचर नहीं थकते जी कुछ क्या कह रही हैं? टीचर नहीं थकते हमें लगता है। नहीं, वो डिपेंड करता है ऑडियंस कैसी है। सर वो आने वाली है या सर हम तो सारे पता है क्या कौन सी होती है? कौन से होते हैं सर? वो होते हैं जो खामोश तो सुनी जाए, जो चल रहा है चलता है, कुछ नहीं पूछना कुछ। अब कहते हैं आप थके हुए इसलिए हम पूछेंगे तो नहीं सर समझ आ गया सर। नहीं तो वो होती है कि जो इंटरेक्शन होती है ना तो उससे दरमियान में हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिल जाता है। आप तो पढ़ाती हैं, आपको अंदाजा होता है ना। आप सर लेकिन पढ़ा जब नहीं मैं भी सकते। स्टूडेंट से पूछती हूँ तो कोई जवाब नहीं आता, फिर मैं पढ़ाती जाती हूँ। और इसकी बड़ी एग्जांपल जो है वो ऑनलाइन से एविडेंट है। सिर्फ पेपर का थोड़ा सा हाँ अभी तो है ना, अभी एक घंटे की क्लास होगी ना हमारी, शायद इससे आगे भी होगी। नहीं सर अगले के बाद तो सर तंग नहीं करें सर। आपका स्लाइड्स तो है ना सब साल में? सर लास्ट लेक्चर की नहीं थी? नहीं है सर। लास्ट लेक्चर की नहीं, सर बाकी- स्लाइड्स लेकिन थोड़ी अगर आएंगी स्लाइड्स पे आएंगी सिर्फ कितने क्वेश्चन वो भी मतलब ये नहीं, मतलब ये कि यही कवर होगा ना, तो लेकिन आप थोड़ा बहुत उसको गो थ्रू करेंगे तो आपको अंदाजा होगा ना। ठीक अब तो भूल चुके होंगे ना कि हमने क्या पढ़ा है। बिल्कुल सर। जी 4 स्लाइड्स के बाद तो नहीं है, ग्रुप में तो नहीं है। सर आई थिंक लास्ट क्यों? लेक्चर की और मैं शेयर करता इसकी हूँ ना आपके साथ। सर, आप बता- कितने उसमें चेक करें ना जरा। सर देख लेते सर आप ये पूछे आप कितने में प्रेजेंट थे सर? अच्छा, आप थोड़ा सा सर वो जो आप इनको भी तो वो लिवरेज मिल गया ना, वो वाला क्या उसे कहते हैं, बस उसके बाद ये आजाद हो गया ना फिर। यस सर 2-3 दिन की तब उसके ड्यूटी बाद देने से के इनकी लिए- सारी वो जो है ना भूल गई है। जी, 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 जी। कोई कुछ कह नहीं सकता। 4 तक ही भेजिए। हाँ यूनिट 4.5 तक है। चलो मैं भेज देता हूँ। मोस्टली मैं ये सब 1, 2 और 4 ही है। फिर मैं आपको शेयर कर देता हूँ, सारे इकट्ठे शेयर कर देता हूँ। ठीक सर आप देखें आप सर आप 2 वीक पहले इतनी सारी भेज रहे हैं तो सर फिर आप जरा नहीं, थोड़ा आपके पास सा और 2-3 वीक और हैं ना अभी। नहीं 2 वीक सर तो सिर्फ हैं। एक है। कम हो गए। सर 3 सब्जेक्ट्स हैं सर, मजाक थोड़ी सर 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं सर हम आप सब। लोगों का तो देखो मिड भी नहीं हुआ, ये तो आपके लिए नहीं है, बस फॉर्मेलिटी लग रही है। सर वो जो सर आप क्वेश्चन कह रहे हैं कि मैं इस तरह आपने उसमें कोडिंग निकाली है, सर आप उसका एक सैंपल हमें दे दें, कल सेंड कर दें सर, हम अपनी असाइनमेंट बनाएंगे और हम सारे इंडिविजुअली करके आपको सबमिट करेंगे तो वी विल हैव सम आइडिया कि फाइनल पेपर किस तरह का होगा। सर अगर आपने कोई मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस बनाने हैं आप 10 बता दें, हम 10 हमें दे दें, हम उसमें से तैयारी कर लेंगे, कोई 3-4 तो आप दे देंगे 5-6, क्योंकि सर ने भी अयूब ने हमें इसी तरह कितने क्वेश्चन दिए थे? नहीं करते कि आप पेपर ही दे दो सर। आप बना के मुझे दे देना, एग्जाम को दे दूंगा। सर ये तो बहुत ही अच्छा हो। सर अयूब ने भी हमें कितने क्वेश्चन दिए थे? पता नहीं 10 दिए थे या तो कुछ इस मुझे तरह। अब आप जो भी बात कर रहे हैं नहीं सर हम गलत बात नहीं करते सर, खत्म नहीं मान रहे। सर हम झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलते सर। मैंने कहा
सर आपने मेरे से Okay, पूछा कि चलो। तुमने काम सर, किया इंटरनेट मैंने के आपको मार्क्स- फौरन कहा सर इस्लाम ने किया हाँ ये तो बात ठीक है सर मैं झूठी बोलती सर वो इंटरनेट के साथ मार्क्स के लिए मतलब पहले ये और कट वो मैंने